गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके 13 नंबर चैप्टर की, जिसका आज सेकंड लास्ट वीडियो होगा। एक वीडियो इसके बाद और बनेगा। इथाइलिन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो प्यारे बच्चों, इथाइलिन की बात करते हैं तो ये सबसे पहले तो हम वर्दी प्रेरक हार्मोनों की बात कर रहे हैं, अर्थात जो वर्दी को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं या पादपों में वृद्धि करते हैं। ऐसे हार्मोनों को क्या कहा जाता है? वर्दी प्रेरक हार्मोन कहा जाता है। ये जो इथाइलिन होता है ये एक गैसीय हार्मोन होता है। महत्वपूर्ण बात क्या है, ये क्या होता है? एक गैसीय हार्मोन होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। गैसीय हार्मोन होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अगर बात करें कि एक वैज्ञानिक था आर गेने, क्या नाम था वैज्ञानिक का? आर गेने नाम का वैज्ञानिक था। इस आर गेने ने 1934 के अंदर ये प्रमाणित किया था कि इथाइलिन एक प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है। गेने ने क्या बताया था कि ये इथाइलिन जो होता है ये प्राकृतिक गैसीय हार्मोन होता है। क्या होता है? प्राकृतिक गैसीय हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये इसकी सामान्य बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। बात करें तो ये फलों के परिपक्वन एवं वृद्धि को उद्दीपित करता है। फलों, कई बार प्रश्न पूछा गया है, एवं जो वृद्धि है, फलों के परिपक्वन एवं वृद्धि को क्या करता है? प्रेरित करता है। दो इसकी महत्वपूर्ण बातें जो हैं आपको बताई मैंने। इसी के साथ साथ ये ज़्यादातर जो है वो पत्तियों के अंदर या पुष्पों के अंदर उपस्थित रहता है। अर्थात अगर हम बात करें तो पत्तियों और पुष्पों के अंदर इसकी जो सांद्रता है वो उच्च होती है। तो फलों के परिपक्वन के साथ जो है इसका निर्माण जो है वो बढ़ता रहता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अप्राकृतिक निर्माण हेतु, अगर हम इस प्राकृतिक रूप से तो हमने बात कर ली कि प्राकृतिक रूप से ये इथाइलिन जो है ये प्राकृतिक गैसीय हार्मोन होता है। ये बात आर गेने ने बताई थी। लेकिन अगर हमें इसे अप्राकृतिक रूप से अगर इसे प्राप्त करना हो तो इसके लिए इथेफॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? इथेफॉन का उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है कि इथाइलिन के अप्राकृतिक उपयोग के लिए किसका, अप्राकृतिक जो है निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको उत्तर क्या देना है? इथेफॉन। इसके साथ इथेफॉन का अगर हम रासायनिक नाम बात करें तो रासायनिक नाम होता है 2-क्लोरो एथिल फास्फोरिक अम्ल। एथिल फास्फोरिक अम्ल। और इसी से जो है इथाइलिन जो है वो क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। अब अगर हम 2-क्लोरो एथिल फास्फोरिक अम्ल जो है इसकी संरचना की बात करते हैं तो आप लोग केमिस्ट्री के अंदर भी ये सीखते हो, लेकिन मैं बना देता हूँ। इस प्रकार से बनेगी P डबल बॉन्ड O HO OH और OCH2 CH और Cl। 2-क्लोरो और एथिल फास्फोरिक अम्ल का ये जो है संरचना होती है। तो प्यारे बच्चों, इसी से जो है अप्राकृतिक रूप से इथाइलिन जो है वो प्राप्त किया जाता है। अब हम आगे बात करना चाहेंगे इथाइलिन के कार्य की प्रभाव, जो हमने सभी में किए हैं। इथाइलिन के कार्य की प्रभाव, इथाइलिन के कार्य की प्रभाव कि इसके कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले कार्यों की अगर हम बात करें तो वृद्धि पर प्रभाव। किस पे प्रभाव? वृद्धि पर प्रभाव। वृद्धि पे प्रभाव की बात करते हैं तो इथाइलिन जो है वो जो तना और मूल है इसकी लंबाई में वृद्धि करता है। तना व मूल की क्या है? लंबाई में वृद्धि करता है। किसकी? तना व मूल की लंबाई में वृद्धि करता है।
ये जो है इथाइलिन जो है ये तने और मूल की लंबाई में जो वृद्धि होती है उसको रोक कर मोटाई में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? उसकी मोटाई में वृद्धि को क्या करता है? प्रेरित करता है। न कि मूल और तने की लंबाई में वृद्धि करता है, बल्कि उसकी ये लंबाई को रोक कर मोटाई में वृद्धि करता है। और अपस्थानी के जड़ों का निर्माण है वो बढ़ा देता है। दूसरा प्यारे बच्चों है फलों का पकना। दूसरा क्या है? फलों का पकना। और फलों को पकाने के लिए कौन से हार्मोन का काम में लिया जाता है? बहुत बार प्रश्न आया है इथाइलिन का। कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से हार्मोन का? इथाइलिन को काम में लिया जाता है। ये जो है जीन सक्रिय इथाइलिन से जो है वो जीन जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, जिससे एंजाइमों का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। किसका निर्माण होता है? एंजाइमों का निर्माण होता है। और ये एंजाइम फलों को परिपक्वन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? फलों के परिपक्वन में सहायक होते हैं। इसके बाद में एक शब्द आता है प्यारे बच्चों, क्लाइमेक्टेरिक फल। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रश्न पूछ सकता है। क्लाइमेक्टेरिक फल किसे कहते हैं? तो आपको इसकी परिभाषा जो है वो लिखनी होती है। तो देखिए क्या होती है परिभाषा। ऐसे फल जो पकते समय इथाइलिन उत्पन्न करते हैं। ऐसे फल जो पकते समय क्या उत्पन्न करते हैं? इथाइलिन उत्पन्न करते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लाइमेक्टेरिक फल कहलाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सिंपल सी इसकी परिभाषा जो है वो हो चुकी है। 3 नंबर प्यारे बच्चों हैं पुष्पन पर प्रभाव। पुष्पन पर प्रभाव। तो इथाइलिन के प्रभाव से पुष्पन की जो क्रिया है वो रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। अर्थात और मादा पुष्प जो हैं, मदर फ्लावर जो हैं, उनमें बढ़ोतरी होती है। उनमें क्या होती है? बढ़ोतरी जो है वो होती है। पुष्पन की क्रिया जो है वो अवरुद्ध हो जाती है और इसमें मादा पुष्पों में बढ़ोतरी होती है। 4 नंबर है प्यारे बच्चों विलगन। विलगन मैंने आपको इसकी परिभाषा भी बताई थी कि विलगन जो है पत्तियों, फलों तथा पुष्पों में विलंगन को तिरोह करती है। कि पादप से पत्तियां, फल व इनका समय से पहले झड़ जाना क्या कहलाता है? विलगन कहलाता है। तो इनको तिरोह करती है। ठीक है ना। अब ऊपर वाला हमने पुष्पन पर प्रभाव पढ़ा था, उसमें अगर अपवाद की हम लोग बात करते हैं, जैसे आम है, अनानास है आदि में इथाइलिन पुष्प में पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करता है। इनमें प्रेरित करता है, बाकी में क्या करता है? अवरुद्ध करता है। तो ये याद रखना। इसके बाद में अंतिम है बच्चों 5 नंबर जीर्णता। क्या है? जीर्णता। जीर्णता की अगर हम लोग बात करते हैं कि जीर्णता क्या होती है, तो इथाइलिन से पादपों में जीर्णता प्रेरित होती है। जीर्णता जो जन्म से मृत्यु तक की अवधि होती है। ठीक है। और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पत्तियां क्या हो जाती हैं? इसमें पीली पड़ जाती हैं। उपापचयी क्रियाएं जो है वो बंद हो जाती हैं, जिससे पंखुड़ियाँ मुरझा कर क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। पंखुड़ियाँ मुरझा कर क्या हो जाती हैं? गिर जाती हैं। तो ये था आपका आज का इथाइलिन हार्मोन, गैसीय हार्मोन, जिन्होंने इसको प्राकृतिक गैसीय हार्मोन प्रमाणित किया था 1934 के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है इथाइलिन। छोटा क्वेश्चन इससे आ सकता है। इसके बाद में अब ये जो हमने पढ़े थे वृद्धि प्रेरक हार्मोन पढ़ लिए। ऑक्जिन पढ़ा हमने 1 नंबर, 2 नंबर हमने जिब्रेलिन पढ़ा, 3 नंबर हमने साइटोकाइनिन पढ़ा, 4 नंबर हमने इथाइलिन पढ़ा। अब प्यारे बच्चों आपके 2 नंबर जो हार्मोनों का वर्गीकरण था उसमें 2 नंबर थे वृद्धि अवरोधक, अर्थात ऐसे हार्मोन जो वृद्धि को रोकते हैं। ऐसे हार्मोन जो वृद्धि को रोकते हैं। ऐसा एक ही मैंने आपको उदाहरण बताया था, जो क्या था? एब्सिसिक अम्ल। और यही इस बार परीक्षा के अंदर आया था कि वृद्धि अवरोधक हार्मोन का नाम बताइए। तो एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है? वृद्धि अवरोधक हार्मोन होता है। ठीक है। इसकी अगर बात करें एब्सिसिक अम्ल की, तो ये अम्ल जो है पौधों में प्राकृतिक रूप से मिलता है। पौधों में क्या मिलता है? नेचुरल रूप से ये मिलता है, प्राकृतिक रूप से ये मिलता है। ठीक है। इसके अलावा इसकी बात करें तो ये पादप को प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों का सामना करने में सहायता करता है।
प्रतिकूल परिस्थितियां कौन सी होती हैं बच्चों? कई बार मैं बता चुका हूँ। प्रतिकूल ऐसी परिस्थितियां जिनमें जीवन सही तरीके से नहीं जिया जाए, अर्थात उपापचय क्रियाएं सही तरीके से नहीं हो, ऐसी स्थितियों का सामना करने में क्या करता है? सहायता करता है। ऐसी स्थिति में सामना करने क्या करता है? सहायता करता है। अतः इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। इसलिए इस एफसीसी कमल को क्या कहा जाता है? तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो तनाव हार्मोन याद रखना, स्ट्रेस, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, हार्मोन भी इसको बोला जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें प्यारे बच्चों इसकी डिस्कवरी के बारे में कि वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अपने क्या विचार रखे, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो वेरिंग नाम का एक वैज्ञानिक था। किस नाम का? वेरिंग नाम का वैज्ञानिक था। इन्होंने 1963 के अंदर एक पादप है जिसका नाम था एसर पादप जो है इसकी पत्तियों से, किसकी पत्तियों से? एसर पादप की पत्तियों से एक वर्दी अवरोधक पदार्थ अलग किया। वर्दी अवरोधक पदार्थ जो है वो क्या किया? अलग किया, एवं इस पदार्थ का नाम उन्होंने ड्रोमिन रखा। और इस पदार्थ का उन्होंने नाम क्या रखा प्यारे बच्चों? ड्रोमिन नाम रखा। ठीक है, इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए, एडिकोट। क्या नाम था वैज्ञानिक का? एडिकोट। और साथ में इनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कपास की पुष्प कलिकाओं से एक पदार्थ निकाला। कपास की पुष्प कलिकाओं से, किसकी पुष्प कलिकाओं से? कपास की पुष्प कलिकाओं से एक पदार्थ निकाला और उस पदार्थ को इन्होंने एब्सिसिन नाम दिया। क्या नाम दिया? एब्सिसिन नाम दिया। किसने दिया? एडिकोट और उनके साथियों ने कपास की पुष्प कलिकाओं से एक पदार्थ प्राप्त किया जिसे एब्सिसिन नाम दिया। बाद में सिद्ध हुआ कि ड्रोमिन व एब्सिसिन एक ही पदार्थ है। ये दोनों जो पदार्थ हैं, ड्रोमिन और जो वेरिंग ने बताया था और एडिकोट ने एब्सिसिन नाम दिया था, ये दोनों पदार्थ क्या हैं? एक ही होते हैं। बाद में इस पदार्थ का नाम क्या रख दिया गया? एफसीसी कमल जो है वो रख दिया गया। इस प्रकार से एफसीसी कमल की खोज हुई। ठीक है, एफसीसी कमल की इस प्रकार से क्या हुई? खोज हुई। एफसीसी कमल के अगर हम इसको ABA भी बोलते हैं, ABA, एफसीसी कमल ABA भी इसको शॉर्टकट में बोला जा सकता है। अगर इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं, रासायनिक सूत्र की बात करते हैं, केमिकल फॉर्मूला की, तो इसका होता है C15H20 और O4। क्या होता है? C15H20 और O4 इसका रासायनिक सूत्र जो है वो होता है। इसके अंदर 5 कार्बन से बनी आइसोप्रीन इकाइयाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? आइसोप्रीन जो इकाइयाँ हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। साथ ही आपको बता देता हूँ इसके अंदर एकल कार्बोक्सिलिक अम्ल भी पाया जाता है, या कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो भी पाया जाता है। और ये जो एफसीसी अम्ल है, ये संश्लेषण, इसका जो संश्लेषण है वो हरित लवक में कैरोटीनॉइड के अपघटन से पानी की कमी आने पर होता है। हरित लवक के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कैरोटीनॉइड जो क्या है, वर्णक हैं, के अपघटन से अगर पानी की कमी हो जाए तब इसका निर्माण जो है वो एफसीसी अम्ल का जो निर्माण है वो होता है। क्या होता है? एफसीसी अम्ल का जो निर्माण है वो होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी संरचना की, तो प्यारे बच्चों इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। 3 आइसोप्रीन इकाइयाँ जो होती हैं, बना देता हूँ मैं संरचना, आप लोग देख सकते हो। ये इस प्रकार से आपको बनाना है। इसमें ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से O, यहाँ पे यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे OH,
यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। ये संरचना जो होती है वो FCC कमल की संरचना होती है, जो आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं आगे। आपको पता है ये क्या टॉपिक आता है, कार्यकीय प्रभाव। कौन सा टॉपिक आता है, कार्यकीय प्रभाव। FCC कमल के कार्यकीय प्रभावों की बात करते हैं, क्या इसके कार्यकीय प्रभाव होते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो है वो है पत्तियों का विगलन। पत्तियों का विगलन, पत्तियों का विगलन, अर्थात जो इस ABA के घोल को पत्तियों पर छिड़कने पर क्या हो जाता है, वो शीघ्र ही अलग हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, अर्थात पत्तियां गिर जाती हैं। 2 नंबर है कलियों तथा बीजों की परसुप्तता। 2 नंबर है बीजों और कलियों की परसुप्तता। ठीक है, तो ABA जो है ये बीजों की परसुप्तता को प्रेरित करता है और कलियों की वृद्धि और उनमें अंकुरण जो है वो आसानी से करता है। 3 नंबर है वाष्पोत्सर्जन रोधी। वाष्पोत्सर्जन रोधी, वाष्पोत्सर्जन रोधी की अगर बात करें तो ABA की अल्प मात्रा पत्तियों के रंध्रों को आंशिक रूप से क्या कर देती है, बंद कर देती है। रंध्रों को, पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा उपस्थित होते हैं या रंध्र उपस्थित होते हैं, उन रंध्रों को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। दर जो है वो कम हो जाती है। 4 नंबर है वर्धी का संदमन। वर्धी का सदमन, वर्धी के सदमन की बात करते हैं तो ये जो होता है ये कोशिका विभाजन एवं कोशिका परिवर्धन दोनों को क्या कर देता है, अवरोध कर देता है। सेल डिवीजन एंड सेल डेवलपमेंट इनको क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, 5 नंबर है जीर्णता। ठीक है, अनेक पादपों में ये क्या है, जीर्णता को क्या करता है, प्रेरित करता है तथा पर्णहरित प्रोटीन व RNA को का तिरोहार्स करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और लास्ट जो है इसका, इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। तो तनाव हार्मोन के रूप में ABA का निर्माण पत्तियों में जलाभाव की स्थिति में बढ़ जाता है। भाई जल की कमी होने से, मैंने आपको बताया था इथेफोन जो है जल की पत्तियों में जब कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तब इसकी मात्रा जो है वो बढ़ती है, जिससे रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, रंध्र बंद हो जाते हैं। जो 56% वाष्पोत्सर्जन एवं 14% कार्बन संश्लेषण को, प्रकाश संश्लेषण को क्या कर देते हैं, कम। 56% तो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं और 14% क्या है, प्रकाश संश्लेषण को कम कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस 14% और 56% किसको, जो वाष्पोत्सर्जन है उसको कम कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने बात की आज 2 हार्मोनों की, एक इथाइलिन और एक FCC अम्ल की। इसके बाद में हमारा कल वाले वीडियो में ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे दीप्तकालिका की। दीप्तकालिका के साथ ही हम प्रसुप्ति है, वसंतीकरण है, विगलन है, इनकी बात जो है वो करने वाले हैं।